विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम, आधुनिक भारत कर रहे थे। आधुनिक भारत में हमने क्या किया? कल हमने पुर्तगाली किया, आज क्या करना? डच करना है। पहला क्वेश्चन, डच कौन होते हैं? डच हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड ऑब्लिक नीदरलैंड के निवासी। हॉलैंड कहां पड़ता है भाई? यूरोप में पड़ता है। यूरोप का एक देश है हॉलैंड। हॉलैंड की कैपिटल, हॉलैंड की कैपिटल, हॉलैंड को मैंने कहा नीदरलैंड भी बोलते हैं, तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ है? एम्स्टर्डम। तो यूरोप में ही पड़ता है। देखिए यहाँ ऊपर वाले पार्ट में पड़ता है ना, नीदरलैंड। ठीक है, एम्स्टर्डम। तो वहां के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच। 1602 ईस्वी में डच संसद, डच संसद मतलब हॉलैंड की संसद या नीदरलैंड की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को डच संसद ने 21 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने और विजय करने, सिर्फ व्यापार नहीं, व्यापार करने, आक्रमण करने और विजय करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए। किसने? हॉलैंड की संसद ने या नीदरलैंड की संसद ने क्या किया? इस कंपनी को, यानी जो संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, उसको 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने और विजय प्राप्त करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था लगभग कितनी थी? 65 लाख गिल्डर। कितनी थी? 65 लाख गिल्डर थी। ठीक है, कुछ खास नहीं। भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो इनकी जो कंपनी है उसका नाम याद रखना आपने, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे, क्योंकि वहां की भाषा में है। ठीक है, हालांकि क्या किया इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बचपन से पढ़ रहे थे आप, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम पूछा एक बार यूपीएससी वालों ने, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया, पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग, गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। अब जहां पर किलेबंदी थी उसको याद करना आपने कि ऐसी कौन सी बस्ती थी, ऐसा कौन सा दुर्ग था किसका, डचों का, जहां पर किलेबंदी थी। तो आपने बोलना पुलिकट। पुलिकट में कौन सा? गेल्ड्रिया का दुर्ग। कौन सा? गेल्ड्रिया का दुर्ग। पुलिकट कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश वाली जगह पर मैंने बताया था एक झील भी है पुलिकट, उसके बीच में एक श्रीहरिकोटा एक आइलैंड भी है जिसको आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट बता दिया मैंने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। किसमें थी? इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया डच ईस्ट इंडीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डच ईस्ट इंडीज बोला था, क्योंकि डचों की यहाँ पर ज्यादा वो नहीं थी, मतलब यहाँ ज्यादा नहीं चाह रहे थे। वो कहाँ पकड़ना चाह रहे थे अपना व्यापार? इंडोनेशिया में। तो मैंने कहा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि जो थी वो कहां पर थी? इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर वैटविया नामक नए नगर की स्थापना की। तो पूछता भी है कि जकार्ता का क्या नाम था? आंसर वटाविया, वैटविया या वटाविया, वैटविया या वटाविया। 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर दिया। कहां पर? मलक्का मैंने बता दिया आपको। जब आप कभी अंडमान निकोबार से और उधर जाएंगे, ग्रेट चैनल से और नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में आपको स्टेट ऑफ मलक्का मिलेगी, जो कहां पर? सिंगापुर में जाकर क्या होगी? स्टेट ऑफ मलक्का। काफी लंबी स्टेट है। ठीक है, एक तरफ आपका अंडमान सी हो गया और एक तरफ आपका कौन सा? जावा सी हो गया। ठीक है, एक इस पर अधिकार कर लिया। और 1658 में सिलोन। जब भी वर्ड आएगा सिलोनी लिटरेचर, सिलोन, तो समझिए श्रीलंका, श्रीलंका को बोलते हैं सिलोन। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन।
सिलोनी लिटरेचर मतलब श्रीलंका का साहित्य, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम बोलते हैं सिलोनी लिटरेचर के अनुसार, ठीक है। अगला, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। कब भाई? मैंने बता दिया, जो प्रथम कारखाने होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं इनके। तो प्रथम कारखाना 1605 में कहा? मछलीपट्टनम। अब खाली मछलीपट्टनम पढ़ के छोड़ मत देना, मैप में जाना, उसको भारत में देखना मछलीपट्टनम कहां पर पड़ता है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। आज एक छोटा बंदरगाह है मछलीपट्टनम, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम डच कारखाना। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने, एक पुलिकट में, कहां पर? पुलिकट में, एक सूरत में, एक विमलीपट्टम में, एक करईकाल में। करईकाल वैसे आगे चल के फ्रांसीसियों का पढ़ेंगे आप, ठीक है, लेकिन अभी करईकाल में, चिनसुरा में, कहां पर? चिनसुरा, कोचीन में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम। तो इतनी जगहों पर डचों ने कारखाने खोले। कहां कहां पर भाई? पुलिकट 1610 में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नहीं, पहला कारखाना मछलीपट्टनम में, उसके बाद पुलिकट में 1610 में, उसके बाद सूरत में, उसके बाद विमलीपट्टनम में, उसके बाद करईकाल में, उसके बाद चिनसुरा, उसके बाद कोचीन, उसके बाद कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम। यहां पर कारखाने खोले। क्लियर हो गया? डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था? देखो ना, अगर हमारे देश से सूती वस्त्र ले जा रहे हैं तो हमारे जुलाहों को क्या मिल रहा था? रोजगार मिल रहा था। अंग्रेजों ने आगे चलकर क्या किया? उनका रोजगार भी छीन लिया, हड्डी तोड़ दी उनकी, है ना, चरखा तोड़ दिया उनका। क्यों? क्योंकि वहां बन रहा था कपड़ा, वहां से बना बनाया कपड़ा लेके आ रहे थे। हमारे कपड़े महंगे पड़ते थे, आज भी महंगे पड़ते हैं। खादी लेने जाओगे तो अगर उसको सब्सिडी न दी जाए, खादी बहुत महंगा होता है, क्योंकि एक कपड़ा बनाने में काफी दिन लगते हैं। मशीन में तो हजारों मीटर कपड़ा बन जाता है कुछ घंटों में, लेकिन खादी का एक कपड़ा बनाने में क्या होता है? बहुत मेहनत लगती है और वो फिनिशिंग भी नहीं आती। लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है वो क्या है? खादी। क्योंकि किससे बना है? कॉटन से बना है। इस देश के लिए कॉटन बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्यों क्यों माना जाता है? अरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही भाई 8 देशों से, 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। गर्मी है इस देश में। ऊपर को अगर हम छोड़ दें, इधर वाले को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को, गर्म देश तो है ही, है ना। इस जलवायु में जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो क्या है? कॉटन है। कभी पॉलिस्टर पहन के निकलना लू में, मर जाओगे। पॉलिस्टर समझते हो? बड़ा फाइन कपड़ा होता है, सुंदर कपड़ा होता है। पॉली ईस्टर से बनता है वो, पॉलिस्टर सुंदर कपड़ा। एक बार प्रेस कर दी तो बस हमेशा बनी रहेगी वो क्रीज, दिखने में सुंदर। लेकिन पहन के चलो जरा कभी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी, रशेस पड़ जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। डच लोग मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। किसका निर्यात करते थे भाई? नील, इंडिगो बोलते हैं नील को। बड़ी मांग थी इस देश में नील की, पता नहीं क्या बात। बाद में क्या हुआ? कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ, वो नील भी क्या हो गया? नील की खेती करना अनिवार्य होता था कई बार यहाँ पर। आगे चलकर पढ़ेंगे हम 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया मतलब 3/20 भाग खेती पर, खेत पर नील उगाना जरूरी था किसानों को, है ना, अनुबंध हो रखा था। तब गांधी जी ने क्या किया? छुड़वाया वो किसी तरह। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से होता था? आंसर सूरत। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, ताप्ती नदी के तट पर है, वहां पर डचों का कारखाना था, निदेशालय था, डायरेक्टरेट था। क्या था? डच निदेशालय, डच व्यापार निदेशालय। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। क्लियर हो गया? बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई थी भाई। कहां? पीपली लाइफ। लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री स्थापित की गई। कहां पर? बालासोर जो पड़ता है वो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। बंगाल में पीपली में खोली गई थी। 1653 में चिनसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। यहां पर डचों ने गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कराया। मुझे ऐसा लगता है शायद उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कहां पर कराया गया था डचों के द्वारा? आंसर बताओ। चिनसुरा। चिनसुरा में जो गुस्तावुल था वो क्या था? वो डचों का किला था। किले का नाम है गुस्तावुल। इस किले का निर्माण, गुस्तावुल नामक किले का निर्माण कहां पर कराया? आंसर चिनसुरा में कराया। 1653 में चिनसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया था।
बंगाल में डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। भाई क्या करते थे? सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता, किस पर? कार्टेल पर आधारित थी, सहकारिता पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है शब्द, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता यानी कार्टेल पर आधारित थी? आंसर डचों की। आंसर डचों की। डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेश में सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। अगर ज्योग्राफी ढंग से नहीं पढ़ी ना, मैप रीडिंग, इसलिए बोलता हूं मैप रीडिंग वाला देख लीजिए बार बार। क्यों? आपको पता होना चाहिए कोरोमंडल कहां की बात कर रहा है। कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु वाला तट, उत्तरी सरकार मतलब आंध्र प्रदेश वाला तट, मालाबार मतलब केरल वाला तट, और कोंकण मतलब गोवा वाला तट। तो तटों के नाम भी पता होने चाहिए। यहीं पर बच्चों की क्या, बच्चे क्या करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं तो उनकी समझ में आता नहीं कोरोमंडल मतलब क्या। डचों द्वारा कोरोमंडल, वो सोचते हैं पता नहीं कौन सी जगह का नाम है। ठीक है, तो कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों में सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार करते थे। भाई केरल में मसाले होते थे, तो मालाबार तट, केरल का जो तट है वो क्या, मालाबार, वहां से मसाले ले जा रहे हैं। तमिलनाडु वाली जगह से क्या ले जा रहे हैं? सूती वस्त्र ले जा रहे हैं। सूती वस्त्र आज भी तो बनाए जाते हैं, कोयम्बटूर में बनते हैं मेरे ख्याल से, है ना। और हमेशा याद रखना, जो सागर तटीय जो प्रदेश होंगे ना, वहां पर कॉटन अच्छा बनेगा, कॉटन इंडस्ट्री अच्छी डेवलप होगी। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि वहीं पर क्यों भाई, गुजरात में ही क्यों, मुंबई में ही क्यों? क्योंकि जब मशीन पर धागा बनता है कॉटन से, तो उसको जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो सागर तटीय प्रदेशों में मिलती है। जहां पर लू चलती है वहां पर अगर आप धागा बनाएंगे तो उतना मजबूत नहीं बनेगा, क्योंकि ह्यूमिड, जब वो धागा बंध रहा है मशीन में तो ह्यूमिड चाहिए, मतलब एक क्या, एक ह्यूमिडिटी चाहिए जिससे उसको मजबूती मिलती है। उससे धागा क्या होता है, मजबूत बनता है, कपड़ा मजबूत बनता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे जब तकली से सूत काटते हैं तो बार बार क्या करते हैं, या पानी रखा रहता है गीला करते हैं, उससे मजबूती मिलती है। किसको? धागे को। धागा मजबूत रहेगा तो कपड़ा मजबूत रहेगा। जब धागा ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा? कपड़ा मजबूत नहीं रहेगा। इतना समझ में आया? तो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर, क्योंकि एक जो वहां की जो जलवायु है उस पर जो पार्टिकल्स हैं किसके, पानी के, वो उसको मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले पूछ लिया कि भाई मुंबई में क्यों, भाई गुजरात में ही क्यों, अहमदाबाद में ही क्यों। समझ में आया? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, कॉटन इंडस्ट्री वहां पर क्यों नहीं हुई, है ना। भाई काली मिट्टी वाले प्रदेश में होता है ना कॉटन, रेगुर बोलते हैं काली मिट्टी को। तो यार उसके अगल बगल बनाते हैं ना फैक्ट्री, उसके अगल बगल क्यों नहीं बनाई? सागर तटों में क्यों गए? तो दो कारण, एक तो धागा मजबूत बनता है, कपड़ा मजबूत बनता है, दूसरा फिर क्या, व्यापार के लिए भी सहूलियत होती है उसमें। ठीक है, चलो भाई, मसाला कहां से करते थे? मालाबार तटवर्ती प्रदेश से। कहां से? मालाबार तटवर्ती प्रदेश से। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के, अब यहां से क्वेश्चन पूछा, पैगोडा, इनके सिक्कों को क्या बोलते हैं? पैगोडा। अब आप बोलोगे यार पैगोडा तो हमने कहीं और भी पढ़ा, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है ना। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। किसने बनाया कोणार्क का सूर्य मंदिर? अगला प्रश्न, गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया। किसने बनाया? गंग शासक नरसिंह देव ने बनाया। समझ में आया? नरसिंह वर्मन मत कर देना, नरसिंह वर्मन पल्लव है, वो दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। पल्लव शासक कहाँ है? उड़ीसा में जो है वो गंग शासक है, गंग डायनेस्टी है, तो नरसिंह देव ने बनाया। ऐसे ही वो कोणार्क के बगल में एक पुरी है, जगन्नाथ मंदिर, किसने बनाया? तो उनका नाम तो पता चल जाता, अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया। किसने बनाया? अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया पुरी का जगन्नाथ मंदिर। क्या बनाया? अब आप सोचते होंगे जगन्नाथ मंदिर मतलब छोटा मोटा ही मंदिर होगा, कभी जाओगे तो उसकी विशालता को देखना, उस दिन समझ में आएगा आपको कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर कितना बड़ा है, और उसमें कुछ क्या है, विशेषताएं भी हैं भाई उस मंदिर की। तो वहीं जाकर पता करना आप क्या क्या विशेषताएं हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, हर समय वहां भंडारा चल ही रहा है, खाना कभी खत्म ही नहीं होता वहां। ठीक है, हजारों लोग, लाखों लोग खाते हैं रोज के रोज। चलो अगला भाई, पैगोडा समझ में आ गया, सिक्का है। और गोल्डन पैगोडा किसको बोलते हैं?
गोल्डन पैगोडा, बताओ किसको बोलते हैं गोल्डन पैगोडा? ये सिक्के, मैं यहां पर सिक्का बता रहा हूं, मंदिरों को भी पैगोडा कहा गया है, पैगोडा। गोल्डन पैगोडा किसको बोलते हैं? नहीं भाई, मैच नहीं कर रहा। आगे, डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार में एक तरह से निष्कासित कर दिया। किसने? डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के सामने डच टिक नहीं पाए। देखो, पुर्तगालियों चुपके चुपके व्यापार करना पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। डचों ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन तब तक अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसकी नौसैनिक शक्ति के सामने डच यानी नीदरलैंड वाले नहीं टिक पाए। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा? बैटल ऑफ बेदरा। अब फिर मैं आपको वापस ले जा रहा हूं फ्लैशबैक में, सुनो सुनो। 1759 में बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1759 में बेदरा का युद्ध, जो कि जिसमें कि बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने लगभग लगभग हमेशा के लिए क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध। कौन सा? बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, जिसमें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लगभग लगभग इस देश से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, पुदुचेरी में रहे वो अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। तो 59-60 हो गया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली मराठा शक्ति का समझ लो क्या हो गया, पतन हो गया वहां पर एक तरह से। ठीक है, 1761 में ही हैदर अली नीचे सर्वे सर्वा बन गया। वोडेयार डायनेस्टी के राजा को साल भर में एक बार दिखाया जाता था, सर्वे सर्वा बन गया 1761 में ही हैदर अली, याद हो गया। फिर 1700 बड़े युद्ध बता रहा हूं मैं, 1764 बक्सर का युद्ध। मतलब मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने, खासकर अंग्रेजों में किसने, हेक्टर मुनरो ने लगभग लगभग क्या पूरी तरह से पराजित कर दिया। 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां, एक मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ और एक, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते 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 आपने क्या करना है, इनका क्रम लगाना है। क्या करना है? यूपीएससी क्रम पूछती है। क्या पूछती है? लोक सेवा आयोग डेट पूछता है। क्या पूछता है? डेट। ग्रुप सी तो पूछेगा कि क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष था कि कृष्ण पक्ष था। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी ऐसी डेट पूछेगा ग्रुप सी वाला कि जिन पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, वो भी डेट पूछेगा। तो यहां पर तो मोटे मोटे बता रहा हूं मैं कि भाई ऐसे ऐसे करके याद करना आपने। ठीक है, यूपीएससी क्रम पूछेगा हमेशा। क्या पूछेगा? अच्छा जी, बेदरा का युद्ध हो गया। भारत में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे भाई, सबसे पहले डच क्यों असफल हुए, इसका सरकार से सीधे नियंत्रण में होना। सरकार का जब जब हस्तक्षेप हुआ किसी कंपनी में, जैसे फ्रांसीसी कंपनियों में भी संसद का हस्तक्षेप था, इन पर भी सरकार का हस्तक्षेप था। यानी ये सरकार के, यानी ये नीदरलैंड की सरकार के नियंत्रण में थे। चलो जी, एक कारण ही हो गया। कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी, भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। ये जो भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार होता है ना, ये दीमक की तरह खाता है। क्या खाता है? चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर भ्रष्टाचार फैल गया तो समझ लो दीमक की तरह धीरे धीरे क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। इसलिए भाई सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। चाहे तो वो पेपर में लीक प्रकरण हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। देख रहे हैं आप, भारत सरकार ने भी नए नियम लेके आ गई, उसी तरह नकल विरोधी कानून जो होता है। ठीक है भाई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश भी तो हैं भ्रष्टाचार मुक्त हैं। ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं वहां कब से काम कर रही हैं। हमें बड़ी आस जगी थी कि लोकपाल लोकायुक्त आएंगे, वो कुछ होगा, भ्रष्टाचार क्या होगा, समाप्त होगा। लेकिन भ्रष्टाचार रूपी दैत्य क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोगों का उत्तरदायित्व है, नई जनरेशन जो आप हो, आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं करना है भाई, नंबर 1, और ना होने देना है। क्या नहीं होने देना है? नहीं होने देना है, चाहे उसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, भ्रष्टाचार नहीं होने देना। चलो जी आगे।
भारत में डचों की असफलता के कारण बता दिया मैंने। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ की सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था भाई। सूती वस्त्र उद्योग, क्या भारतीय सूती वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा होती थी अन्य देशों में। अगला, भारतीय वस्तुओं के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चालाक लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने देखा यार इसमें बड़ा कमाई है, भारत जो है समृद्ध हो रहा है, क्यों ना हम ही बनाए। तो इंग्लैंड में पूछा गया भाई कैसे बनाओगे, कॉटन तो होता ही नहीं तुम्हारे यहाँ। उसने कहा कच्चा माल लेके आएंगे, उपनिवेश है हमारा, है ना। तो औद्योगिक क्रांति जो शुरू होती है वो इंग्लैंड से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? इंग्लैंड से शुरू होती है। और वस्त्रों से बहुत ज्यादा वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। कौन? इंग्लैंड। और भारतीय जो हमारी जो चरखा खड्डी होती है वो टूट जाती है। मतलब खड्डी समझ रहे हो, जिस पर बुना जाता था कपड़ा। चरखा मतलब समझते, जिसमें काटते थे, सूत काटते थे, सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो क्या हो गया? बेरोजगारी आ गई, गरीबी आ गई। फिर गांधी जी ने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। वैसे तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो बंगाल विभाजन के बाद ही हो गया था। और गांधी जी के कार्यक्रमों में एक बड़ी चीज थी कि विदेशी वस्त्रों का परित्याग करना, नहीं पहनना। जो पहनेगा उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था उस जमाने में, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया? चरखे बंटवाए। क्या किए? कहा चरखे पे सूत का तो दो जोड़ी कपड़े पहनो, बहुत होते हैं 2 जोड़ी, वैसे भी ज्यादा कपड़े टेंशन का कारण होते हैं। 2 जोड़ी, एक धो सुखाओ और एक पहनो, ठीक है, चलो। और इसका नुकसान किसको हुआ? वहां ब्रिटिश जो जितने भी उद्योगपति थे, जो कपड़ा उद्योग वाले थे, उनको हुआ। उन्होंने कहा यार भारत में तो बिक ही नहीं रहे हमारे कपड़े। भाई क्यों नहीं बिक रहे? कि एक गांधी जी हैं कि वहां पे उन्होंने लोगों को भड़का दिया है कि भाई 2 जोड़ी कपड़े पहनो। खुद भी उन्होंने लंगोट धारण कर लिया है कि खुद भी कपड़े नहीं पहन रहे हैं। कहाँ तो कोट पैंट में चलने वाले आदमी अपने सारे वस्त्र त्यागे, उन्होंने कहा अब लंगोट धारण करूंगा, बस कम कपड़ों में रहूंगा, खुद भी कम पहनूंगा और जनता को संदेश दिया कम कपड़े पहनिए। कम मतलब 2 जोड़ी। कम मतलब ये नहीं बोला कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पहनना है। कम मतलब 2 जोड़ी कपड़े रखिए, अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनिए, सूत खुद काटिए चरखे से और खुद खड्डी पर बनाकर उसको पहनिए। समझ में आया? तो जो भी ऐसे कपड़े पहनता था उन्हें राष्ट्रवादी माना जाता था उस जमाने में। जो भी इंग्लिश कपड़े पहनता था उन्हें बड़े हे दृष्टि से देखा जाता था, बोलते थे कि अंग्रेजों के चटुकार हैं। समझ में आया? अंग्रेज आ गए भैया। कौन आ गए? उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधि आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। कौन रहे सबसे सफल? अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना और व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। क्या लेना? एक तो उन्होंने स्टडी किया, समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझा। सबसे पहले क्या समझा? समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझा। दूसरा, व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया। किसका लिया? पूरा समझो। व्यापार विस्तार में, व्यापार का विस्तार करने के लिए राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लिया। किसका लिया? ये 2 कारण समझ में आ गए। चाइना क्या कर रहा? चाइना में ने तो यही किया। चाइना ने स्टडी किया पूरा मार्केट। हमने तो क्या किया? हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं। पहला कृषि होता है, दूसरा उद्योग होता है, तीसरा सर्विस सेक्टर होता है। हमने पहले सेक्टर को पहली पंचवर्षीय योजना में बड़ी तवज्जो दी। हमने कृषि, इरिगेशन, कृषि और सिंचाई, ठीक है। फिर हमने दूसरे उसमें भारी उद्योग भी बोला। और सरकार ने सब उद्योग अपने हाथ में रखे, अधिकतर बड़े उद्योग जो हैं प्राइवेट के लिए नहीं खोले। कहा जी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर चलो। अब क्या हुआ कि हम ना सीधे टर्सरी सेक्टर में ज्यादा हमने क्या कर दिया? कूद गए, यानी सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में ठीक ठाक है हम, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर कहीं छूट गया। सेकेंडरी सेक्टर के छूटने से रोजगार में क्या हुआ? रोजगार का सृजन नहीं हो सका। सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा क्या करता है? रोजगार पैदा करता है। क्या करता है? उद्योग जो होता है। चाइना ने क्या किया? उसको पता था हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, इतने लोगों को रोजगार देना, तो उद्योग, ठीक है सर्विस में हम जाएंगे लेकिन उद्योगों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उद्योग लगाए उन्होंने। क्या किए? स्टडी किया मार्केट को। भाई क्या होता है इनके यहाँ ठंड में? क्या होता है कि कानों में ठंड लगती है, तो बना दिए वो। इनके यहाँ क्या होता है जी? दिवाली में लड़ी लगती है, बना दी, लड़ियां बना दी।
इनके यहाँ क्या होता है जी, गणेश विसर्जन होता है तो गणेश की मूर्तियां भी चाइना से आई। इनके यहाँ क्या होता है, मतलब सारी चीजें जो है क्या, नई जनरेशन क्या मांग रही जी, मोबाइल मांग रही, मोबाइल मांग रही, उसने कहा दे देते हैं। कैसा मोबाइल मांग रही जी, ऐसा मोबाइल मांग रही जिसमें स्क्रीन, क्या बोलते हैं उसको आगे, स्क्रीन जो होती है, खूब बड़ी स्क्रीन मांग रही है। पैसे हैं कि पैसे नहीं है जी, ज्यादा युवाओं के पास पैसे नहीं है, तो सस्ते में कैसा होगा कि भाई कैमरा भी देना, स्क्रीन भी देनी, उसने हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो घटिया किस्म का पहले 5,000 वाला दिया, फिर धीरे 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 करते 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 2-2 लाख के हो गए भाई फोन, कितने के। पर चाइनीज ने क्या किया, कॉपी किया। एप्पल ने क्या निकाला जी, ये निकाला। उसने एप्पल क्या दे रहा, ये दे रहा। उसने कहा हम भी देंगे, कोशिश की देने की, तो ठीक है, लोग चीप की तरफ भागते हैं। तो क्या किया, आते 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 धीरे 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 उसने क्या कर दिया, आप सबकी जेब से खींच लिया। इसी को व्यापार कहते हैं। किसी दूसरे की जेब से पैसा खींचना ही व्यापार होता है। क्या होता है, आप अगर दूसरे की जेब से पैसा खींचने की क्षमता रखते हैं, उसको बाध्य करते हैं, बाध्य मतलब ऐसे जबरदस्ती मार मार धमका के नहीं, मतलब वो बाध्य हो जाएगा आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इसीलिए चीन इतराता है आज, वो कहता है अगर हम नहीं है तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी। उसने उसी हिसाब से बनाया, गरीब देशों के लिए घटिया चीजें और अमीर देशों के लिए बढ़िया चीजें। गरीबों के बच्चों के लिए घटिया खिलौने, गंदे प्लास्टिक के खिलौने, अमीरों के बच्चों के लिए क्या, बढ़िया वाले खिलौने। समझ में आया। यूरोप के खिलौने टेस्टेड होते हैं, बच्चा अगर मुंह में भी रख दे उस प्लास्टिक को तो टेस्टेड है वो, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय बच्चा, जो गरीब बच्चा है, वो अगर मुंह में रख दे या अंदर चला जाए तो दिक्कत होगी उसको, वो टेस्टेड नहीं है, क्योंकि जी सस्ता वाला है ना। वो जी तितली, वो एक गाड़ी जो होती है जिसमें तितली ऐसे 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 करती है, कौन बना रहा है, चाइना बना रहा। घर आते ही टूट जाती है वो तितली। समझ में आया, किसने बनाया, चाइना ने बनाया ना। टॉर्च किसने बनाई, चाइना ने। हमारी टॉर्च में वही सेल, 2 सेल पीछे से 10 पैसे का सिक्का बंद करके, क्या जिस दिन लाइट गई उस दिन बंद, उसने बनाई टॉर्च। उसने कहा धूप से भी चार्ज होगी, चार्जर से भी चार्ज होगी, इससे भी चार्ज होगी, टेबल लैंप भी बनेगी, ऐसी लाइट, नीली पीली काली हर तरह की लाइट देगी। टॉर्च क्या बन गई, वो तो पता नहीं क्या बन गई, है ना। हमारी टॉर्च की रोशनी, वो जो एल्युमिनियम वाली टॉर्च, वो यहां से वहां तक नहीं जाती थी। कई बार बाघ आता था आगे, वो ढंग से दिखता ही नहीं था। वो जो चाइना की टॉर्च, वो पता नहीं कहां पूरे पहाड़ तक जा रही, इतनी दूर तक जा रही। यार अपनी इनोवेशन किया उसने, एक तो नवोन्मेष किया उसने। क्या किया, नई चीजें इंट्रोड्यूस की, बाध्य कर दिया उसने कि नहीं, अब वो एल्युमिनियम वाली टॉर्च भले ही मेरे देश की होगी, इंडिजिनियस, लेकिन फायदा क्या यार उसका, सेल उसी के अंदर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। चार्जिंग वाली लेंगे ना जिसमें सेल नहीं लगते। ये चीज है, ये बताना चाह रहा हूं। एशियाई, समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। सैनिक शक्ति का सहारा चाइना भी लेता है। जब जब हम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश वैसे ही क्या करता है, हाँ लेता है। 1597 में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री भारत आया। भाई कौन, जॉन मिल्टन हॉल। ये 1597 में आया, जॉन मिल्टन हॉल। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात अब इसका फुल नाम, जो इसका पूरा नाम है वो पूछा यूपीएससी ने कि पूरा नाम क्या है, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसी को बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, की स्थापना की 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब इनका नाम भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। एक नाम ये याद करना आपने, कौन, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। दूसरा पूछेगा कब, आपने बोलना 31 दिसंबर 1600। तीसरा पूछेगा कितने वर्षों का, आंसर 15 वर्षों का। कितने वर्षों का, 15 वर्षों का। ठीक है, अधिकार पत्र प्रदान किया। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। ये जो फरमान दिया रानी ने, इसी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया नहीं, राजा ज्यादा नहीं जीते थे वहां पर, रानियां ज्यादा जीती थी। रानियां 90 साल पार, 95 साल पार की। उस समय रानी कौन थी, एलिजाबेथ टेलर प्रथम।
ये भी बताया था मैंने, क्वेश्चन पूछा है एक बार, किसने दिया था एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ? प्रथम ने दिया। किसने दिया था? प्रथम ने। मैंने कहा पेपर के अंदर हो जाता है ऐसे, कौन 1 2 3 4 कौन, है ना। कभी पूछता है पृथ्वीराज चौहान कौन, पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर दोबारा वही पृथ्वीराज थर्ड, कौन? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसका प्रारंभिक नारा था? कि भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। हम यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने नहीं आए हैं, सिर्फ व्यापारी हैं। तो व्यापारियों के वेश में ये चोर आए, डकैत आए, डाकू आए, इन्होंने हमारे देश को क्या कर दिया? लूट दिया। ठीक है, लेकिन सम्मान आज भी है। अंग्रेज अगर आगे आ गया तो सम्मान आज भी पूरा देते हो आप लोग। अंग्रेज है कि क्या है? तो ये कितनी महानता है इस देश की। लुटेरों को क्या करते हैं हम? सम्मान देते हैं। चलो, 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। किसने भाई? 15 साल खत्म हो गए थे, बोला भाई महाराज अब क्या होगा। उस समय जेम्स प्रथम था। जेम्स प्रथम ने कहा भाई अनिश्चित काल के लिए जाओ लूटो, कोई दिक्कत नहीं, उपनिवेश बनाओ, दोहन करो और क्या करो? अपने देश का भला करो। क्या करो? अपने देश को समृद्ध करो। तो जो समृद्धि आज भी है वहां, वो समृद्धि में हर पौंड स्टर्लिंग पर खून लगा हुआ है किसी ना किसी देश उपनिवेश का। क्या लगा हुआ है? चलो जी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा और मलक्का के लिए हुई। 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। पहले कहां गए? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा कहां हुई भाई? जावा, सुमात्रा। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, ये सब इंडोनेशिया के पार्ट हैं। यानी वो पहले ईस्ट इंडोनेशिया गई, जिसको डच ईस्ट इंडीज बोलते थे। उन्होंने कहा यार डच बड़े समृद्ध हो रहे हैं, वो नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले। लैंड ऑफ विंड मिल्स बोलते हैं नीदरलैंड को। पवन चक्कियों का देश है क्या नीदरलैंड? कभी बोलते थे उसको पवन चक्कियों का देश, है ना। उन्होंने कहा बड़े समृद्ध हो रहे हैं, पहले वहां चलते हैं। तो कहां गए पहले? जावा, सुमात्रा और मलक्का। 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। ठीक है, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कहां पर मिला? ये भी क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने। आंसर आगरा में मिला। किससे? किस मुगल सम्राट से मिला? आंसर जहांगीर से मिला। किससे मिला? हॉकिंस फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, जहांगीर उससे बड़ा अधिक प्रभावित था। यार एक अंग्रेज आ जाए माना तुमसे गढ़वाली में बात करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? बढ़िया लगेगा, है ना। ऐसे ही एक अंग्रेज आया, एक सफेद सा गोरा सा, और वो फारसी भाषा में बात कर रहा जहांगीर से, तो जहांगीर को कैसा लगेगा? तो ये जानबूझ के इस तरह की स्ट्रेटजी यूज करते थे ताकि क्या करें, अपने लिए अधिक से अधिक क्या कर सके। और जहांगीर ने किया भी ऐसा। राजा है, जब मर्जी किसकी खाल में भूसा भरवा दें, किसकी गर्दन काट दें, जब मर्जी असरफियां लुटा दें किसी पर भी। जहांगीर ने भी ऐसा किया। फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था जहांगीर, उससे बहुत अधिक प्रभावित था। जहांगीर ने हॉकिंस के व्यापार से प्रसन्न होकर आगरा में बसने की अनुमति दे दी, 400 का मनसब भी दे दिया और खान की उपाधि भी दे दी। किसको? किसको? खान दरअसल सेना में सबसे बड़ा पद होता था, खान। और यह सम्मान सूचक उपाधि होती थी, क्योंकि किसी को भी 1 लाख का सिपाही रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। पता लगा 1 लाख सिपाही किसी ने अगर रख दिए तो राजा के विरुद्ध वो कर देगा। खाली एक सम्मान सूचक वो था, लेकिन सबसे ऊंचा पद जो माना जाता खान। उसके बाद आपने सुना होगा खान है खाना, खानों का भी खान, अब्दुल रहीम खान है खाना, है ना। अकबर ने दिया। पहले पापा को मार दिया बैरम खां को, है ना। मम्मी से शादी कर ली बैरम खां की वाइफ से। अब बेटे को बोला तुम खाने खाना हो, तुम क्या हो? खानों के भी खान हो, तुम लिखो कि पढ़ो, है ना। तुम अनुवाद करो। क्या? बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखी बाबर ने, उसका फारसी में अनुवाद करो। तुम पढ़ाई लिखाई करो, तलवार वलवार बेकार चीजें। समझ में आया? ठीक है। 400 का मनसब दिया, जागीर दी और खान की उपाधि प्रदान की। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। तुर्किया जो भाषा थी इनकी खानदानी, मतलब इनकी वंश की भाषा थी। बाबर जो था वो टर्क था, तुर्की भाषा, ठीक है। लेकिन मुगलों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो फारसी थी। क्या थी?
तो मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी और कई समय तक चली, अंग्रेजों के समय तक भी फारसी चली। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इवन कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो भी फारसी थी। क्या थी? जो कानून लिखे हुए थे ना पहले, वो फारसी भाषा के शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता। ताजीराते हिंद, दफा, इसके तहत, अपनी होशो हवास में, ये क्या चीजें हैं? ये फारसी के शब्द हैं। इसमें कई शब्द जो हैं क्या है, फारसी के। शीघ्र पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर के कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। धीरे धीरे समझ में आ गया भैया ये बहुत चालाक है अंग्रेज। कौन? गोरे हैं मगर काले हैं मन के। ठीक है, हम काले भले ही हैं लेकिन मन के कैसे हैं? साफ सुथरे हैं। चलो, सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडलटन से मिलकर सूरत के व्यापारियों को से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान की। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडलटन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान की। मतलब समझ गया था हॉकिंस की कान किसने भरे हैं भाई? सूरत के व्यापारियों ने भरे हैं। नुकसान हो रहा होगा, है ना, भर दिए होंगे कान। ठीक है। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री व्यापार में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान जहांगीर की ओर से, जहांगीर ने एक शाही फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल दरबार में एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। टॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई किसके अंडर में? आंसर टॉमस एल्डवर्थ के अधीन। क्लियर हो गया? तो जैसे हॉकिंस है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम होता है वो सर टॉमस रो होता है। कौन होता है? सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, किसके दूत के रूप में भाई? जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कहां पर? अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। यह भी याद रखना कहां पर, वो कहां मिला था? आगरा में मिला था हॉकिंस। ये कहां पर मिला? अजमेर में मिला। वैसे इनमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होना चाहिए और एक जेम्स प्रथम का दूत होना चाहिए। दोनों को इसने क्या लिखा हुआ? जेम्स प्रथम का दूत लिखा हुआ है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गया था, एक जेम्स प्रथम के दूत के रूप में गया था। ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 ईस्वी से 17 फरवरी 1619 3 वर्ष तक रहा। इस बीच उसने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। ऐसे रहना पड़ता है। क्या प्राप्त करने के लिए? अधिकार प्राप्त करने के लिए। 3-3 साल तक ये कहां पड़े हुए हैं? क्या हमें ये दे दो अधिकार, हमें वो दे दो। पहले मांग रहे हैं फिर छीन रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है जी। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। जहांगीर शराबी था। जब देखा कि जहांगीर जी क्या हो रहे हैं, थोड़ा हिलते हुए चल रहे हैं, पहुंच गए कौन? सर टॉमस रो। महाराज ये दे दो। अब शराबी का क्या है? शराबी तो एक तो राजा, ऊपर से शराबी, तब तो फिर वो पूरे ब्रह्मांड का वो समझता है स्वामी अपने आप को। उसने कहा क्या चाहिए? ये चाहिए, जाओ अहमदाबाद में भी खोलो, भड़ौच में भी खोलो, बड़ौदा में भी खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोठियां बोल देना शहंशाह हिंदुस्तान सल्तनत मुगलिया जहांगीर ने कहा है। किसने कहा है? नहीं इनको कोई समझाने वाला था कि ये विदेशी है भाई, इनको इतनी ज्यादा क्या मत दो, छूट मत दो। समझ में आया? सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, दक्षिण में, खास ध्यान देना, कहां पर? दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में तथा पेटापुली में स्थापित किया। कहां पर किया?
दक्षिण में बोल रहा है। दक्षिण में कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में किया। और फिर कहाँ किया? पेटापुली में स्थापित किया। यहां से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंटम बंटम को निर्यात करती थी। कहां करती थी? ईरान। ठीक है। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया और 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले में गोलकुंडा राज्य के स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। ये भी मूर्ख थे गोलकुंडा वाले, गोलकुंडा की कुतुबशाही। उन्होंने कहा यार ऐसा करो, 500 पैगोडा एक बार दे दो और आप बंदरगाहों से क्या करते रहो, गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह हैं वहां से व्यापार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चुंगी उंगी देने, कोई वो देने की जरूरत नहीं। तो वैसे सुनहरा फरमान इसको लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन सुनहरा फरमान 1717 वाले को बोलते हैं, मेन जो है। इसको भी बोल सकते हो, बट 1717 में आपको एक कौन मिलेगा? फर्रुखसियर। जब उसको एक बीमारी हो जाएगी, फिर हैमिल्टन उसका इलाज करेगा और उसको क्या, अंग्रेजों को क्या करेगा? सुनहरा फरमान देगा। वो क्या करेगा? 1717 में क्या करेगा? फर्रुखसियर सुनहरा फरमान देगा। बोलेगा भाई ये 3,000 रुपए, कुछ हजार रुपए दे दो, उसके बदले में क्या, बिना चुंगी दिए हुए आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सुनहरा फरमान। पर इसको भी बोल सकते हैं आप, गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान 1632 में दिया, अंग्रेजों को कहा 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करो और क्या करो, गोलकुंडा राज्य में जो बंदरगाह है उनका खूब प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार करो, आप एकाधिकार है आपको। क्या है? एकाधिकार। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर, अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, दक्षिण में कहा? मसूलीपट्टनम। पूर्वी तट पर कहा? पहला कारखाना कहा? बालासोर, उड़ीसा में। कहा? हरिहरपुरा। आप क्या पढ़ते हो? खाली पहला पहला कारखाना कहा। अरे भैया, उत्तर में कहा पहला, दक्षिण में पहला कहा, पूरब में पहला कहा और पश्चिम में पहला कहा, वो पूरा याद करना है। और इन सब में जब फिर डेट आप पूरा देखोगे तो उसके बाद आपने इन सब में देखना कि पहला कारखाना कौन सा है अंग्रेजों का। समझ में आया? तो आगे आपको लिस्ट में मिल जाएगा वो। ठीक है। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। भाई क्या ले लिया? यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। अब दो क्वेश्चन बने यहां से। पहला क्वेश्चन बना कि मद्रास किसने बसाया? तो फ्रांसिस डे ने बसाया। कब बसाया? आंसर 1639 में बसाया। कब बसाया? किससे पट्टे पर लिया? तो आंसर चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर लिया। पट्टे पर ले रखे हैं। आज मद्रास इतना, चेन्नई इतना बड़ा शहर है पूछो मत, लेकिन किसी जमाने में पट्टे पर लेकर इन्होंने बसाया। किसने? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों का जो पहला किला है वो है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, क्या था कि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं ना वो फोर्ट विलियम को जानते हैं। कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज भी है, किला भी है कलकत्ता में। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता था कि पहला किला अंग्रेजों का कौन सा है, इसीलिए यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजों ने पहला किला कौन सा बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में बनाया। क्लियर हो गया? फ्रांसिस डे का नाम याद रखना। फिर दोबारा वही, पुर्तगाल की राजकुमारी है ना, इंग्लैंड का राजा, शादी हो रही, दहेज बंबई मिल रहा, बंबई को दहेज में दे रहे। तो कैथरीन ब्रेगेंजा, पुर्तगाली राजकुमारी, 1661। राजाओं की शादी राजघरानों में ही होती थी भाई। तो कैथरीन ब्रेगेंजा, विवाह कहाँ? ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हो गया, बंबई दहेज में मिल गया। किसको? अंग्रेजों को। और क्या चाहिए था? मद्रास पट्टे पे लेना पड़ा, बंबई फ्री में मिल गया दहेज में। बंबई दहेज में मिल गया। किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया। राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक, बताओ 10 पाउंड मतलब आज के 1000 रुपए, 1000 रुपए वार्षिक। भाई 100 रुपए का होगा एक पाउंड, कितने का है? एक पाउंड में 100 रुपए होंगे आजकल। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे 1000 पूरे साल भर का किराया किसका? बंबई का। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या कर दिया? 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गिराल्ड ओंगियार ही रहा। कौन रहा भाई? वास्तव में बंबई का महानतम संस्थापक था। 1687 तक बंबई पश्चिम तट पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। अब जिस प्रकार मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसाया, ऐसे ही बंबई को गिराल्ड ओंगियार ने बसाया। किसने बसाया? गिराल्ड ओंगियार ने बसाया बंबई को।
याद करने आपने। स्थापना पूछेगा कि पुदुचेरी किसने बसाया, बंबई किसने बसाया, कलकत्ता किसने बसाया और मद्रास किसने बनाया। कलकत्ता बसाया किसने? जॉब चारनाक ने बसाया। गोविंदपुर सुतानाती कौलिकाता भी पढ़ेंगे हम। गोविंदपुर सुतानाती कौलिकाता, 3 गांवों को पट्टे पर लिया और बसा दिया वहां पर क्या, कलकत्ता। तो ये जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं ये अधिकतर अंग्रेजों की बसाए हैं, दिल्ली को छोड़कर। मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? गेराल्ड ओंगियार ने बंबई में किलेबंदी के साथ साथ वहां गोदी का निर्माण कराया। डॉकयार्ड, गोदी मतलब डॉकयार्ड का निर्माण कराया। बंबई नगर एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। बंबई नगर एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना की। ओंगियार ने बंबई के गवर्नर के रूप में यहां से तांबे और चांदी के सिक्के डालने के लिए टकसाल की स्थापना की। चांदी और तांबे के सिक्के भी डालने लग गए अंग्रेज। अब ओंगियार के समय में बंबई की जनसंख्या 60,000 और राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई। जनसंख्या कितनी? 60,000। 60,000 तो आजकल ऐसी छोटे छोटे उनमें कस्बों में, उस जमाने में 60,000 और राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई। इसका उत्तराधिकारी कौन था? रॉल्ट था। कौन हुआ? रॉल्ट। गेराल्ड ओंगियार के बाद रॉल्ट हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की जहां आरा का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति मिली। जहां आरा की क्या की? जहां आरा की तबीयत खराब हो गई थी, एक डॉक्टर था, कौन? गैब्रियल बफ्टन। गैब्रियल, उसने इलाज किया, खुश हो गया शाहजहां, राजा जिसे बोलते हैं, है ना, शहंशाह हिंदुस्तान। ठीक, तो क्या कहा? अंग्रेजों को 1-2 जहाज के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के साथ कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेज कारखाने खोले गए। ये नाम याद रखते हैं ना, कासिम बाजार, पटना, हुगली। ठीक है। अब क्या होगा भाई? 1633 ईस्वी से 1663 के बीच में अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था। 1683 से 1685 ईस्वी में अंग्रेजी व्यापार स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों के आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गया। पहले तो मुगल संरक्षण में कर रहे थे, अब ये लड़ने लगे, दूसरे जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनसे लड़ने लगे, अनधिकृत जो व्यापारी थे उनसे लड़ने लगे, धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगे। ठीक है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वे सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। किसमें लेने लगे? समझ में आ गया उनको, राजनीति में ज्यादा प्रॉफिट है बजाय कि किसमें? व्यापार के। 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल से व्यापार करने की सुविधा हेतु फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। शाइस्ता खां कौन? मामा जी। बंगाल, मैंने कहा था शिवाजी ने अंगूठा काट दिया था, औरंगजेब ने कहा मामा जी आपके बस का नहीं मराठों से भिड़ना, आप बंगाल जाओ। तो बंगाल में कौन था? शाइस्ता खां। उसने क्या कर दिया? अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा बहाल कर दी। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1655 ईस्वी में अंग्रेजों को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल पर व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला। अब ये क्वेश्चन बनते हैं, 3,000 रुपए के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? आंसर बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने दिए। किसने दिए? अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हेजेस के नेतृत्व में दूतमंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। क्या चाहता था? अब इसके बाद हमने पढ़ना है भाई, विलियम हेजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। यहां से क्वेश्चन बना। क्या बना? जहां जहां से क्वेश्चन बना मैंने कहा वहां वहां पे आपने रुकना है और फिर उसको याद करना है, ताकि वो अगर दोबारा बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन? आंसर विलियम हेजेस। अब इसके आगे क्या होता है वो मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर